हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएमबी एजुटेक। मेरा नाम है निक्की हाड़ा और मैं हूं आपकी नीट बायोलॉजी एजुकेटर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में जितनी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें थी वो हम सारी डिस्कस कर चुके हैं। यानी कि जो डायग्रामेटिकली चीजें थी जिसमें मेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट था, फीमेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट था, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट था और हमने बहुत अच्छे से सारी डिटेल में चीजें कंप्लीट की हैं। आज हम कुछ ऐसी टर्म्स देखने वाले हैं जो आपके एनसीईआरटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी के लास्ट पेजेस में दी हुई है और आपको वो समझना भी पड़ेगा। यानी कि टर्म्स बहुत इजी लेकिन कंफ्यूजिंग बहुत है, कंफ्यूज बहुत करने वाली है। तो ये सारी की सारी टर्म्स आज हमको समझनी है और आज के लेक्चर का हमारा मेन टारगेट होने वाला है एपोमिक्सिस को समझना। दैट व्हाट इज एपोमिक्सिस और वो किस तरह से अकरेंस होता है सीड के अंदर, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है आज कि हमें देखना है सबसे पहले कि एंजियोस्पर्मिक सीड कितने टाइप का होता है। ये तो आपको पता है कि सीड कब बना है, जब पूरा का पूरा ओव्यूल हमारा आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ओव्यूल जो है सीड में कन्वर्ट हो जाता है। हमारी ओवेरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन किस में कन्वर्ट हो जाती है, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। बहुत सारी चीजें हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस की थी और इतना डिटेल में हमने पढ़ा है ना कि आपका कुछ भी स्किप नहीं हुआ अभी भी। तो अब देखते हैं हम कि आज हम डिस्कस करते हैं कहाँ से एंजियोस्पर्मिक सीड के बारे में थोड़ी कुछ जानकारियां लेते हैं कि सीड का एडवांटेज क्या क्या होता है। एंजियोस्पर्मिक सीड जो है डाइकोट होता है। डाइकोट सीड और मोनोकोट सीड दो तरह के सीड होते हैं एंजियोस्पर्मिक सीड्स में और उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है ये सारी चीजें हम आज डिस्कस करते हैं। लेकिन मेन टारगेट आज के लेक्चर का क्या होने वाला है कि हमें पूरी तरह से समझना है व्हाट इज एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस को समझना आज की लेक्चर का मेन टारगेट है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है समझना, क्योंकि सिर्फ एक सिंगल डेफिनेशन में आपको कोई भी समझा सकता है लेकिन उसको डिटेल में समझना, सारी की सारी चीजों को बहुत फोकसफुली आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ये हमारे इस लेक्चर का मेन एम है। यानी कि आपकी नीट की जर्नी को रटन टू नहीं बनाना है हमें। जनरली लोग ये कहते हैं कि अरे बायो के सब्जेक्ट में है ही क्या, बायो में तो सिर्फ रटने वाली चीजें होती है, बायो में क्या है समझने की जरूरत, रट लो। तो ऐसा नहीं है, हमें क्या करना है, चीजों को समझना है, लोगों की बातों पे ध्यान नहीं देना है कि बायो में समझने जैसा कुछ नहीं है, रटने जैसा है। रटने जैसा नहीं है, कॉन्सेप्चुअल बायोलॉजी जब आप पढ़ने की कोशिश करोगे तब बायो आपको रटने वाला नहीं, समझ के आंसर करने वाला सब्जेक्ट लगेगा और आपको बायो पढ़ने में इतना मजा आने वाला है ना। दूसरी चीज आप ये भी जानते हैं कि जो हमारा एग्जाम होता है नीट का पेपर, उसमें बायो का वेटेज सबसे ज्यादा है बच्चों। तो जो थोड़ी इजी है चीज जिसको हम अंडरस्टैंड करके कम टाइम में कंप्लीट कर सकते हैं और मार्क्स ज्यादा लेके आ सकते हैं, तो फिर उसको क्यों छोड़ना है। आपको फोकस करो उस चीज पे कि नहीं भाई ये तो मुझे करनी है, हर हालत में करनी है। दूसरी देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में हर एक लेक्चर में आपको बोलती हूँ कि अगर आप बोर्ड की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं ना, नीट की तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन अगर आप बोर्ड वाले बच्चे भी हैं मेरे यहाँ पर जो सिर्फ बोर्ड की क्लासेस के लिए यहाँ से 12th की जो बायो हमने स्टार्ट की उसको देख रहे हैं, तो आपको 12th की बायो के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे बहुत सारी चीजें अंडरस्टैंड करने को मिलेगी जो आपको कोई नहीं समझाने वाला। इतनी डिटेल में यूट्यूब पर आकर फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग बेवकूफ नहीं है, ठीक है, कि हम लोग समझा रहे हैं। क्यों समझा रहे हैं? ताकि आप जैसे जो बच्चे जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं चीजों को, उनको कहीं ना कहीं एक फ्री चीज मिले, जिनको मिले कि अच्छा बहुत अच्छा कंटेंट हमें समझ में आ रहा है, बहुत डिटेल में पढ़ाया जा रहा है। ये सारी आपकी हेल्प करने के लिए हम यहाँ पर अवेलेबल है। सो आज स्टार्ट करते हैं कहाँ से, एंजियोस्पर्मिक सीड से। कहाँ से स्टार्ट होती है हमारी जर्नी? आज की जर्नी स्टार्ट होती है एंजियोस्पर्मिक सीड से। आपको पता है कि एंजियोस्पर्मिक सीड क्या होते हैं? टू टाइप्स के होते हैं। कैसे होते हैं? टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारा एंजियोस्पर्मिक डाइकोट सीड एंड अगेन इज एंजियोस्पर्मिक मोनोकोट सीड। टर्म से समझ में आया होगा बहुत कुछ। तो एंजियोस्पर्मिक डाइकोट सीड एंड एंजियोस्पर्मिक मोनोकोट सीड। अब देखिए, एंजियोस्पर्मिक डाइकोट सीड की अगर मैं बात करूं तो एक डाइकोट सीड में क्या क्या प्रेजेंट होता है, क्या क्या प्रेजेंट होता है। सबसे पहले तो डाइकोट का सीड हो या फिर मोनोकोट का सीड हो, सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो प्रेजेंट होती है वो होती है हमारी सीड कोट। क्या प्रेजेंट होती है बच्चों? सीड कोट, ठीक है। सीड कोट के अंदर की तरफ क्या प्रेजेंट होता है? सीड के अंदर एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है। क्योंकि हम बात कर रहे हैं डाइकोट सीड की, तो यहाँ पर एम्ब्रियो में क्या होगा? टू कोटिलीडोन प्रेजेंट होंगे। क्या प्रेजेंट होंगे बच्चों? टू कोटिलीडोन हमारे प्रेजेंट होंगे। किसके अंदर? एम्ब्रियो के अंदर, डाइकोट सीड के एम्ब्रियो के अंदर।
थर्ड चीज जो होती है उसको हम डिस्कस करेंगे। पहले इधर देखिए, मोनोकोट सीड में भी आउटर मोस्ट लेयर क्या होती है कि सबसे बाहर की तरफ सीड कोट प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? सीड कोट प्रेजेंट होता है। और अंदर की तरफ इस सीड कोट से प्रोटेक्टेड क्या रहता है? हमारा एम्ब्रियो रहता है। सीड के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? एम्ब्रियो। क्योंकि हम बात कर रहे हैं एंजियोस्पर्मिक मोनोकोट सीड की, तो यहाँ पर कोटिलीडोन कितने होंगे कि एम्ब्रियो में कितना? सिंगल कोटिलीडोन प्रेजेंट होगा। क्या होगा बच्चों? सिंगल कोटिलीडोन प्रेजेंट होगा। अब लास्ट में क्या होता है यहाँ पे प्रेजेंट? डाइकोट का सीड हो या फिर मोनोकोट का सीड हो, हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर एंडोस्पर्म होता है। क्या होता है बच्चों? एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। एंडोस्पर्म क्या करता है कि जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है हमारा, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है। क्या? एंडोस्पर्म। लास्ट लेक्चर में एंडोस्पर्म की बहुत अच्छे से डिटेल में चीजें देखी हमने। एंडोस्पर्म कैसे बना था कि 2 मेल गैमेट पोलन ट्यूब के थ्रू कहां से? ओव्यूल के अंदर एंट्री करते हैं माइक्रोपाइलर एंड से, फिर एम्ब्रियो सेक के अंदर जाते हैं वो सिनर्जिड सेल से होते हुए। वहां पर जब पोलन ट्यूब फट जाती है, बर्स्ट हो जाती है, तो उससे क्या निकलते हैं? 2 मेल गैमेट निकलते हैं। उन 2 मेल गैमेट में से एक मेल गैमेट एग सेल के साथ फर्टिलाइज हो जाता है और फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस करके क्या करता है? जाइगोट बनाता है। दूसरा मेल गैमेट जो हमारी एम्ब्रियो सेक की सेंट्रल सेल में प्रेजेंट है, 2 पोलर न्यूक्लियाई या सेकेंडरी न्यूक्लियस, उनके साथ में फर्टिलाइज करता है और ट्रिपल फ्यूजन करता है वहां पर। और ट्रिपल फ्यूजन करके क्या करता है? वहां पर एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है। प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल के अंदर पहले प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है और उसी वही प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस क्या करता है आगे जाके कि हमारा बनाने का काम करता है एंडोस्पर्म। ये हमने देखा था। तो एंडोस्पर्म डाइकोट के सीड में भी है, मोनोकोट के सीड में भी है। अब ध्यान से देखिए कि एंडोस्पर्म क्या करेगा? एंडोस्पर्म का काम है क्या करना? एंडोस्पर्म इस एम्ब्रियो को क्या कर रहा है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है। क्या करता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो डाइकोट का एम्ब्रियो हो, डाइकोट का सॉरी मोनोकोट का एंडोस्पर्म हो या फिर डाइकोट का एंडोस्पर्म हो, क्या करेगा ये कि ये एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करेगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है? डाइकोट सीड के अंदर मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि डाइकोट का जो सीड होता है उसमें क्या होता है कि कंप्लीटली एंडोस्पर्म को कंज्यूम कर लिया जाता है। डाइकोट सीड में क्या होता है कि यहाँ पर जितना भी एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है उसको क्या कर लेता है कि यहाँ पर प्रेजेंट जो एम्ब्रियो होता है वो कंप्लीटली कंज्यूम कर लेता है, पूरी तरह से एंडोस्पर्म को कंज्यूम कर लिया जाता है। लेकिन मोनोकोट सीड में क्या होता है कि यहाँ पर जो एंडोस्पर्म होता है उसको कंप्लीटली एम्ब्रियो जो है वो कंज्यूम नहीं कर पाता। यहाँ पर एंडोस्पर्म का कुछ अमाउंट क्या है? रिमेनिंग रहता है, बचा रहता है। इस तरह से समझो कि जैसे आप अकेले कहीं पे कुछ खाने पीने के लिए गए, आउटिंग पे चले गए, रेस्टोरेंट में चले गए, आपको भूख थी थोड़ी बहुत, आप घूमने के लिए निकले थे, आपने सोचा कि अकेला हूँ, कोई बात नहीं रेस्टोरेंट में चलता हूँ, कुछ खा के आता हूँ। आप अकेले गए, आपने कुछ ऑर्डर किया, तो अकेले में आप कितना ही खा लोगे? पहली चीज तो अकेले में मन नहीं होता खाने का। दूसरा, अकेले में हम कभी कभी कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी ऑर्डर कर लेते हैं और एक टाइम बाद थक जाते हैं तो खाना बच जाता है। ठीक है, तो यानी कि अगर आप अकेले कहीं पे खाना खाने जा रहे हो तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत कुछ बचा कर आओगे, वहां से खाना बचेगा आप अगर अकेले जाओगे। लेकिन हम बात करते हैं कि 2 दोस्त हैं, ऐसे घूमने गए, एक ने दूसरे से बोला कि यार मेरे को भूख लगी, दूसरा बोल रहा है थोड़ी थोड़ी तो मुझे भी लगी कि चल कुछ खाने चलते हैं। अब ये दोनों के दोनों जो दोस्त थे, दोनों के दोनों जो कोटिलीडोन्स थे, ये रेस्टोरेंट में चले गए खाना खाने के लिए। तो जब जनरली 2 लोग साथ में जाते हैं खाना खाने के लिए तो वहां पर क्या होगा कि 2 लोग पूरा का पूरा खाना जो उन्होंने ऑर्डर किया होगा वो कंप्लीट करके आएंगे, उसको फिनिश करके आएंगे, वहां पर कुछ नहीं बचेगा। तो यहाँ पर 2 दोस्त साथ में गए थे रेस्टोरेंट पे खाना खाने के लिए, इसलिए बिल्कुल भी खाना छोड़कर नहीं आए, ये पूरा खाना खत्म किया इन्होंने। इसलिए एंडोस्पर्म जो होता है डाइकोट सीड में हम क्या बोल रहे हैं कि एंडोस्पर्म पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाता है। तो 2 दोस्तों से याद रखना है कि 2 दोस्त गए थे, खाना नहीं बचेगा लास्ट में, यानी कि डाइकोट सीड में क्या होगा, 2 कोटिलीडोन होते हैं तो वो कंप्लीटली क्या कर लेते हैं? एंडोस्पर्म को कंज्यूम कर लेते हैं, खत्म कर देते हैं। मोनोकोट सीड में क्या है? अकेला दोस्त है, बेचारा अकेला गया है खाना खाने के लिए, तो यहाँ पर क्या होगा? कंप्लीटली ये जो एंडोस्पर्म है उसको कंज्यूम नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर एंडोस्पर्म क्या बचेगा? थोड़ा बहुत बच जाएगा लास्ट में। इसलिए हम डाइकोट के जो सीड होते हैं, डाइकोट सीड जो होते हैं, यहाँ पर तो एंडोस्पर्म बचा ही नहीं। तो जब डाइकोट सीड में एंडोस्पर्म नहीं बचा है तो डाइकोट सीड को हम क्या बोलते हैं? नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। क्या बोलते हैं बच्चों? नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। लेकिन मोनोकोट वाले में एंडोस्पर्म बचा है, इसलिए मोनोकोट सीड को क्या बोला जाता है? एंडोस्पर्मिक सीड। क्या बोला जाता है बच्चों? एंडोस्पर्मिक सीड।
यहाँ पर ये जो एंडोस्पर्म है, डाइकोट का एंडोस्पर्म है या फिर मोनोकोट का एंडोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म होता है उसको हम क्या बोलते हैं कि इसको प्लांट एल्बुमिन भी बोला जाता है। एंजियोस्पर्म का ये जो एंडोस्पर्म होता है इसको क्या बोला जाता है, प्लांट एल्बुमिन भी बोला जाता है। और प्लांट एल्बुमिन बोला जाता है तो एंडोस्पर्मिक सीड को, एंडोस्पर्म को प्लांट एल्बुमिन भी बोला जाता है, इसलिए एंडोस्पर्मिक सीड को हम दूसरा नाम देते हैं कि इसको एल्बुमिनस सीड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्बुमिनस सीड भी बोला जाता है। जबकि नॉन एंडोस्पर्मिक सीड को क्या बोला जाता है, हमारे नॉन एल्बुमिनस सीड। क्या बोला जाता है, नॉन एल्बुमिनस ठीक है। डाइकोट का क्या होता है कि मोस्टली डाइकोट सीड क्या होते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं। क्या होते हैं, मोस्टली सीड्स आर नॉन एंडोस्पर्मिक। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ दैट डाइकोट में क्या होता है, मोस्टली सीड्स आर नॉन एंडोस्पर्मिक। डाइकोट में मोस्टली सीड नॉन एंडोस्पर्मिक होता है। मोस्टली क्यों बोला है, ऑलवेज या ऑल शब्द मैंने इसलिए यूज नहीं किया क्योंकि बायो है तो एक्सेप्शन भी होंगे, तो यहाँ पर एक्सेप्शन होगा, अभी एक्सेप्शन की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। और मोनोकोट में हम क्या बोल सकते हैं कि मोस्टली मोनोकोट सीड्स आर एंडोस्पर्मिक, एंडोस्पर्मिक होते हैं। अब मोस्टली क्यों बोला है, मोनोकोट में भी एक क्या है, एक्सेप्शन है, डाइकोट का भी एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन में आपको बता देती हूँ कि डाइकोट में क्या है एक्सेप्शन, एक्सेप्शन क्या है डाइकोट का, कैस्टर का सीड। कैस्टर का सीड डाइकोट का सीड है तो उस अकॉर्डिंग तो ये कैसा होना चाहिए, कैस्टर का सीड नॉन एंडोस्पर्मिक होना चाहिए, क्योंकि डाइकोट में क्या होता है, एंडोस्पर्म कंज्यूम हो जाता है तो यहाँ पे एंडोस्पर्म बचा नहीं, तो हम इसको क्या बोलेंगे, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। लेकिन डाइकोट एंजियोस्पर्मिक प्लांट में क्या होता है, कैस्टर का जो सीड होता है वो कैस्टर का सीड क्या होता है, एक्सेप्शन है। यानी कि कैस्टर का सीड कैसा होता है, डाइकोट होने के बाद में भी ये होता है एंडोस्पर्मिक सीड। कैसा होता है, एंडोस्पर्मिक सीड होता है, जबकि इसको होना चाहिए था नॉन एंडोस्पर्मिक क्योंकि ये तो डाइकोट है। उसी तरह से मोनोकोट की जब मैं बात करूंगी तो मोनोकोट में क्या होता है बच्चों, इसका भी एक एक्सेप्शन है। इसका एक्सेप्शन क्या है, आर्चिड का सीड। आर्किड का सीड जो होता है उसको क्या होता है, होना तो चाहिए एंडोस्पर्मिक क्योंकि मोनोकोट का सीड है, लेकिन ये होता है मोनोकोट होने के बाद में भी नॉन एंडोस्पर्मिक, ठीक है। तो डाइकोट का एक्सेप्शन है कैस्टर का सीड जो कि नॉन एंडोस्पर्मिक ना होकर एंडोस्पर्मिक होता है। मोनोकोट के सीड का एक्सेप्शन है आर्किड का सीड जो क्या होता है कि एंडोस्पर्मिक होना चाहिए लेकिन नॉन एंडोस्पर्मिक होता है। अगर क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन क्या है कि पाइसम सेटाइवम मतलब मटर, पी, बीन, ग्राम, इन सब में कौन सा सीड होगा, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड होगा या फिर एंडोस्पर्मिक सीड होगा। तो आपका जवाब होना चाहिए कि पाइसम, बीन, ग्राम इन सब में क्या होगा, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड होगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, डाइकोट सीड है। क्या है, डाइकोट सीड है। जैसे ही आप क्या करोगे, मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में भी कि ग्रीन कलर की मतलब हरी वाली मटर लो, हरा वाला चना लो, आप उसको प्रेस करने की कोशिश करते हो तो क्या होता है, सीड कोट आपके हाथ में रह जाता है और बाहर निकल के जो निकल जाता है स्ट्रक्चर उसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो। तो वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। तो जनरली आपको जितने भी डाइकोट सीड होंगे ना उनको ऐसे ही पता चल जाएगा, दो कोटिलिडोन होते हैं तो दो पार्ट में इक्वली क्या होते हैं, वो डिवाइड हो जाते हैं। जितनी भी हमारी दालों वाली फैमिली है, फेबेसी फैमिली में तो मोस्टली मेंबर्स क्या है, डाइकोट ही है उसके, ठीक है। तो आपको इस तरह से ध्यान रखना है कि क्या है, डाइकोट सीड न भी आए तो पी, बीन, ग्राम के एग्जाम्पल से पूछ ले कि कौन सा सीड है तो आपको याद रखना है कि नॉन एंडोस्पर्मिक सीड है। अगर पूछ लिया जाए कि ग्रास के बारे में, ग्रास, व्हीट, राइस, सोरगम, बैम्बू, कोकोनट,
इसके इनके अंदर नॉन एंडोस्पर्मिक सीड है या फिर एंडोस्पर्मिक सीड है, तो ये सभी मोनोकोट की फैमिलीज हैं और इनके मोनोकोट फैमिली के मेंबर्स हैं, तो इनके अंदर क्या होंगे, एंडोस्पर्मिक सीड होंगे। यानी कि घास से लेकर बांस तक मैंने जो बात की है वो क्या है, मोनोकोट के सीड्स हैं, इसलिए उनमें एंडोस्पर्मिक सीड होगा, यानी कि एंडोस्पर्म क्या होगा वहां पे अवेलेबल होगा। तो ये है एंजियोस्पर्मिक सीड्स। अब देखिए, अब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, एडवांटेज ऑफ सीड के बारे में, कि सीड के होने के क्या क्या एडवांटेज होते हैं। एडवांटेज ऑफ सीड, किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं हम, एडवांटेज ऑफ सीड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहला सीड होने का एडवांटेज क्या है, क्या है सीड होने का एडवांटेज, कि सीड के ऊपर आउटर मोस्ट लेयर कैसी होती है, कि सीड के ऊपर सीड कोट प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, सीड कोट प्रेजेंट होता है। सीड के ऊपर क्या होता है, हार्ड सीड कोट प्रेजेंट होता है, हार्ड सीड कोट प्रेजेंट होता है। सीड के ऊपर ये जो हार्ड सीड कोट प्रेजेंट होता है, ये क्या करता है कि सीड के अंदर हमारा यंग एम्ब्रियो प्रेजेंट है, उसको प्रोटेक्शन देने का काम करता है। तो ये क्या करता है कि सीड का क्या क्या एडवांटेज है, सीड होने के एडवांटेज क्या क्या है। सबसे पहले तो इसके ऊपर हार्ड सीड कोट प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है, इट इज प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द यंग एम्ब्रियो, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है यंग एम्ब्रियो को जो कि सीड के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, सबसे पहला एडवांटेज सीड होने का कि इसके ऊपर हार्ड सीड कोट प्रेजेंट होता है। दूसरा एडवांटेज, सीड बनता कैसे है, सीड बनता है कि भैया सीड कब बनेगा, कि फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद में कंप्लीट ओव्यूल किसमें, सीड में कन्वर्ट हो जाता है। तो फर्टिलाइजेशन की वजह से, आफ्टर फर्टिलाइजेशन सीड का फॉर्मेशन होता है। फर्टिलाइजेशन कैसे हुआ, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो यहां पर क्या होता है, वेरिएशन आते हैं। क्या होते हैं, वेरिएशन आते हैं। कैसे आते हैं वेरिएशन, कि भाई पहले तो फर्टिलाइजेशन होने के लिए क्या चाहिए, मेल गेमेट चाहिए और फीमेल गेमेट चाहिए, एक गेमेट चाहिए। ठीक है, मेल गेमेट और फीमेल गेमेट, तो फीमेल गेमेट या जो फीमेल गेमेट तो अपनी जगह पर है, मेल गेमेट किसी दूसरे प्लांट का उड़कर आ गया किसी दूसरे प्लांट पर, सेम स्पीशीज के दूसरे प्लांट पर, तो क्या होगा कि किसी दूसरे प्लांट के जीन ट्रांसफर हुए। तो जब इनके बीच में फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या होगा यहाँ पर, कि इस तरह के सेक्सुअल फर्टिलाइजेशन में वेरिएशंस आएंगे, जीन्स में वेरिएशंस आएंगे, यानी कि इवोल्यूशन होगा। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन की सीड का एडवांटेज क्या है, कि फर्टिलाइजेशन के बाद में बनता है सीड। ठीक है, ओव्यूल कन्वर्ट हो जाता है पूरा का पूरा सीड में। तीसरा क्या है, तीसरा देखिए इधर, देखिए कुछ सीड्स ऐसे होते हैं, जैसे कि मैं बात करूं कैलोट्रोपिस का सीड, जनरली आपने देखा होगा कि एक वाइट वाइट कलर सा आपको दिखाई देता है स्ट्रक्चर हवा में उड़ता हुआ, जो बहुत थिन, उसमें क्या होते हैं, हेयर प्रेजेंट होते हैं, और अगर आप उसको पकड़ते हो तो वो क्या होते हैं, वो हेयर जो है वो आपके हाथ में रह जाते हैं, वहां पे वो चीज हेयर जो है वो आपके हाथ में रह जाते हैं, और अगर आप हल्की सी फूंक मारते हो तो वो क्या हो जाता है, उड़ जाता है, जिसको जनरली हम घर में बोलते हैं कि हाबू आ गया, हाबू आ गया। तो वो हाबू हाबू कुछ नहीं होता है, वो क्या होता है, कैलोट्रोपिस का सीड होता है। तो वो कैलोट्रोपिस का सीड क्या होता है बच्चों, कि कैलोट्रोपिस के सीड पर सीड हेयर प्रेजेंट होते हैं, सीड के बाहर क्या होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, बहुत बारीक बारीक सी थिन हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि सीड डिस्पर्सल हो पाता है, एक जगह से दूसरी जगह पर
उड़ के जा पाता है। सीड का डिस्पर्जल होता है किसकी वजह से? सीड के ऊपर हेयर प्रेजेंट है। कुछ सीड ऐसे होते हैं, जैसे कि मैं बात करूं किसके, गोखरू का जो सीड होता है, किसका? गोखरू का सीड जो होता है यानी कि जेंथियम का सीड, जेंथियम का सीड जो होता है उस पे क्या होता है? हुक लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है। तो जब गाय भैंसे वगैरह खेतों में प्रेजेंट होता है, जब गाय भैंस वगैरह जैसे खेत में गई, घूमने गई, तो ये क्या करता है, ये जेंथियम या गोखरू का जो सीड होता है वो अपनी हुक की हेल्प से गाय भैंस की पूंछों में चिपक जाता है। जब गाय भैंस की पूंछ में चिपक जाता है तो गाय भैंस वापस से एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, घूमने का काम है। तो इस तरह से क्या होता है? सीड का डिस्पर्जल होता है। क्या होता है? सीड का डिस्पर्जल होता है। अब एक बात सोचो कि सीड उड़ते उड़ते एक इस लोकेशन से उसका डिस्पर्जल हुआ और वो किसी दूसरी लोकेशन पे पहुंच गया, तो क्या होगा कि अब वहां पे उस सीड का जब जर्मिनेशन हुआ तो प्लांट बन गया। प्लांट बनने के बाद में थोड़े टाइम बाद में क्या हुआ कि वही जो सीड्स थे उसी प्लांट से और कुछ सीड्स बने, वो वहां पे डिस्पर्जल हो गए और क्या हो गया कि एक प्लांट की कॉलोनी बन गई, 1 से 2, 2 से 4, तो इस तरह से कॉलोनी बन गई। तो किसी दूसरे रीजन में जाके भी क्या होता है कि वेरिएशंस आते हैं ना, कि एक एनवायरमेंट से दूसरे एनवायरमेंट में दूसरी लोकेशन में चला गया सीड। तो सीड डिस्पर्जल किसकी वजह से होता है कि कुछ सीड्स में या तो हेयर प्रेजेंट होते हैं, कुछ में हुक्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे जेंथियम वगैरह के उसमें क्या होते हैं? हुक प्रेजेंट होते हैं। और कैलोट्रोपिस में क्या होते हैं? हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इनकी वजह से सीड का डिस्पर्जल हो पाता है। कि किस में हेल्प करते हैं? कि ये सीड के डिस्पर्जल में हेल्प करते हैं। तो सीड का एडवांटेज क्या है कि ये डिस्पर्जल भी कर सकता है। सीड डिस्पर्जल होता है, एक जगह से दूसरी जगह पर जा पाता है, जैसे तुम लोग ट्रिप प्लान करते हो वैसे ही। ठीक है, नंबर 4, देखिए बच्चों, सीड जब जर्मिनेट होता है, क्या होता है? सीड का जब हम जर्मिनेशन करवाते हैं, सीड जब जर्मिनेट करता है तो आपको पता है कि सीड के जर्मिनेशन में अपर साइड पर क्या होता है? प्लूम्यूल का फॉर्मेशन होता है और लोअर साइड में क्या होता है? हमारी रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। अपर साइड में प्लूम्यूल का आफ्टर जर्मिनेशन और लोअर साइड में रेडिकल का फॉर्मेशन होता है, यानी कि सीड का जर्मिनेशन हो रहा है, अपर साइड में प्लूम्यूल बन गया, नीचे लोअर साइड में रेडिकल बन गया, तो इसको हम क्या बोलते हैं? सीडलिंग बोलते हैं। अब सीड में क्या प्रेजेंट होता है? सीड के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? हमारा स्टोर फूड प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? स्टोर फूड प्रेजेंट होता है। अब ये स्टोर फूड क्या हो सकता है? या तो कोटिलिडोन की फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है या फिर ये एंडोस्पर्म की फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है। आपको पता है कि मोनोकोट जो एंजियोस्पर्मिक सीड होते हैं वो कैसे सीड होते हैं? एंडोस्पर्मिक सीड होते हैं। तो जो मोनोकोट के सीड होंगे वहां पर क्या स्टोर फूड की फॉर्म में एंडोस्पर्म प्रेजेंट होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं डाइकोट सीड की, तो वहां पे जो कोटिलिडोन होते हैं वही क्या होते हैं? एज ए स्टोर फूड की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जो कि एम्ब्रियो को क्या करते हैं? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करते हैं। तो ये सभी 4 क्या होते हैं? एडवांटेज होते हैं सीड के। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है उसको अब हम स्टार्ट करते हैं, और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं किसके बारे में? एपोमिक्सिस के बारे में। किसके बारे में स्टार्ट कर रहे हैं? एपोमिक्सिस के बारे में। उससे पहले मैं आपको एक लाइन बता दूं कि आपकी एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है दैट पॉलिनेशन एंड सीड जर्मिनेशन। इस सीड को देखते हुए मुझे याद आया, सीड का जर्मिनेशन हो रहा है यानी कि सीडलिंग बन रहा है। तो एनसीईआरटी में क्या लाइन लिखी हुई है? पॉलिनेशन एंड सीड जर्मिनेशन आर independent of water since we can call that since we can call that
सीड जर्मिनेशन इज डिपेंडेंट। तो इसका लाइन का ये मतलब क्या होगा वो मैं बता देती हूँ कि एंजियोस्पर्म्स के अंदर, किसकी बात कर रही हूँ मैं, एंजियोस्पर्म्स की बात कर रही हूँ। एंजियोस्पर्म्स के अंदर सीड के जर्मिनेशन के लिए, सीड के पॉलिनेशन के लिए क्या होता है कि ये वाटर पर डिपेंड नहीं होते हैं। सीड का पॉलिनेशन होना, सीड का डिस्पर्सल होना, ये वाटर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में, क्योंकि ये कोई ब्रायोफाइट्स थोड़ी ना है, कोई टेरिडोफाइट्स थोड़ी है, जिम्नोस्पर्म्स थोड़ी है, जिसमें क्या होगा कि पानी में तैरता हुआ मेल गैमेट आ रहा है, इधर फीमेल गैमेट आर्किगोनियम उसका वेट कर रही है, उधर एंथ्रीडिया वाटर में तैरता हुआ आ रहा है। ऐसा नहीं होता है। एंजियोस्पर्म में पॉलिनेशन हो या फिर फर्टिलाइजेशन हो, क्या हो, पॉलिनेशन का प्रोसेस हो या फिर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो, कंप्लीटली वाटर के ऊपर इंडिपेंडेंट होती है, यानी कि वाटर पर डिपेंड नहीं है, वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं है, ना तो पॉलिनेशन के लिए और ना ही किसके लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए। हाँ, मैंने ये जरूर बोला है आपको कि वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होता है, हाइड्रोफिली जिसको हम बोलते हैं, लेकिन मैंने वहां पे आपको क्लियरली बताया था कि मोस्टली 30 जेनेरा के अंदर, इतने सारे जेनेरा है, उनमें से सिर्फ 30 जेनेरा के अंदर क्या होगा, वाटर पॉलिनेशन होगा। और उसमें भी क्या होती है, बहुत रेयर टाइप का वाटर पॉलिनेशन होता है, यानी कि हम उसको पॉलिनेशन में कंसीडर करते ही नहीं है। ठीक है, तो क्या होता है कि पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में वाटर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ये कंप्लीटली वाटर से इंडिपेंडेंट प्रोसेस है। उस इसी वजह से जो सीड जर्मिनेशन है वो भी क्या है कि वो डिपेंडेंट वर्ड जो वहां पर लिखा है उसका मतलब ये नहीं कि सीड जर्मिनेशन वाटर पर डिपेंडेंट नहीं है। सीड जर्मिनेशन को हमने बोला है कि हमें फेथ दिखाना पड़ेगा, रिलायबल है कि जब पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन ये वाटर पर डिपेंड नहीं है तो सीड को जर्मिनेट करने के लिए वाटर की कहाँ नीड है। एंजियोस्पर्मिक प्लांट में सीड को जर्मिनेट करने के लिए वाटर की नीड नहीं होती है, खुद सीड के पास में अपना इतना वाटर होता है कि वो जर्मिनेट कर पाता है। ठीक है, तो कंप्लीटली पॉलिनेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, फिर सीड जर्मिनेशन हो गया। एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में क्या होता है कि ये वाटर से इंडिपेंडेंट प्रोसेस है, यानी कि वाटर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। अब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, एपोमिक्सिस के बारे में। किसके बारे में, एपोमिक्सिस के बारे में। एपोमिक्सिस, अब देखिए एपोमिक्सिस में एपो का मतलब होता है विदाउट, क्या होता है, विदाउट, और मिक्सिस का मतलब होता है मिक्सिंग। मिक्सिंग किसकी, मिक्सिंग ऑफ गैमेट्स। क्या होता है कि एपोमिक्सिस का मतलब होता है मिक्सिंग ऑफ गैमेट विदाउट मिक्सिंग ऑफ गैमेट। एपो का मतलब क्या है, विदाउट, एंड मिक्सिंग का मतलब, सॉरी, मिक्सिस का मतलब है मिक्सिंग। किसके मिक्सिंग, मिक्सिंग ऑफ गैमेट। अब आपको पता है गैमेट का मिक्स होना, गैमेट का मिक्स होने का मतलब क्या बोल रहा है ये, कि गैमेट का फर्टिलाइजेशन होना, क्या होना, फर्टिलाइजेशन होना। गैमेट का मिक्स होने का मतलब है गैमेट का फर्टिलाइजेशन होना, क्या होना, फर्टिलाइजेशन होना। और जब आपको पता है कि जब गैमेट फर्टिलाइज करेंगे तो लास्ट में गैमेट फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या होता है, सीड का फॉर्मेशन होता है। गैमेट फर्टिलाइजेशन हो गए, भाई जाइगोट बन गया, एम्ब्रियो बन गया, लास्ट में ले देंगे तो हमें सीड ही बनाना है, तो उसकी वजह से क्या होता है, सीड का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है बच्चों, सीड फॉर्मेशन होता है। तो यहां पर ये एपोमिक्सिस बोलना क्या चाहता है, इस टर्म को समझो कि विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट गैमेट के मिक्स हुए, यानी कि विदाउट मिक्सिंग ऑफ गैमेट, इज दैट मीन विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड के फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है, जो क्रिया है, उसको हम क्या बोलते हैं, एपोमिक्सिस बोलते हैं। यानी कि फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, गैमेट फ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि गैमेट फ्यूज हो जाएंगे तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। बिना गैमेट के फ्यूजन के, बिना फर्टिलाइजेशन के सीड का फॉर्मेशन करने का प्रोसेस ही क्या होता है, एपोमिक्सिस होता है। क्या होता है बच्चों, एपोमिक्सिस होता है। यहां पर एक और टर्म है, एक और टर्म क्या है, एक दूसरी टर्म है ए गैमेटो, ए गेमोस्पोरी। ए गेमोस्पोरी, ए
ए गेमोस्पोरी में भी देखिए क्या होता है, यहां पे ए का मतलब है एब्सेंट या फिर विदाउट, एब्सेंट और विदाउट, ठीक है। गेमो एक ग्रीक टर्म है, गेमो में, गेमो का मतलब है, गेमो एक ग्रीक टर्म गेमस, गेमो ग्रीक टर्म गेमस का मतलब है क्या होता है कि मैरिज। गेमो का मतलब क्या है ग्रीक में, अगर मैं बात करूं कि गेमस जिसका मतलब होता है मैरिज, और आपको पता है कि गैमेट्स की बात की जा रही है, तो गैमेट्स की मैरिज का मतलब क्या है, गैमेट्स का फर्टिलाइजेशन यानी कि फ्यूजन, तो उसकी वजह से क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि जहां पर भी स्पोरी या स्पोर्मी टर्म आ जाए, सॉरी स्पोरी नहीं है, ए गेमो स्पर्मी होगा यहाँ पे। मैंने आपको पहले भी बताया स्पर्मी टर्म जहां पर भी आ जाए, स्पर्मी टर्म को किससे लेकर कनेक्ट करके चलना है, सीड से कनेक्ट करके चलना है। किससे करना है कनेक्ट, स्पर्मी का मतलब है सीड फॉर्मेशन, क्या है, सीड फॉर्मेशन। तो यहां पर देखो ए यानी कि विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड के फॉर्मेशन की जो टर्म है उसको हम क्या बोल रहे हैं, ए गेमोस्पर्मी। तो एपोमिक्सिस का भी क्या मतलब है, विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड का फॉर्मेशन एपोमिक्सिस है, और विदाउट गैमेट के फ्यूजन यानी कि विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड का फॉर्मेशन को हम क्या बोल रहे हैं, ए गेमोस्पर्मी बोल रहे हैं। यानी कि एपोमिक्सिस और ए गेमोस्पर्मी क्या है कि भैया ये एक तरह से सिमिलर टर्म्स ही है, क्या है, सिमिलर टर्म्स ही। आप एपोमिक्सिस को क्या समझ सकते हो कि ये ए गेमोस्पर्मी है, क्या है, ए गेमोस्पर्मी है। और कंप्लीटली एपोमिक्सिस बताना क्या चाह रहा है कि एपोमिक्सिस ये बोलना चाह रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन हमें क्या करवाना है, सीड का फॉर्मेशन करवाना है, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस को हम बोल रहे हैं एपोमिक्सिस। यानी कि फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, डायरेक्ट क्या होगा, सीड का फॉर्मेशन होगा। और आपको कुछ टर्म समझ में आ रही है कि बिना फर्टिलाइजेशन सीड का फॉर्मेशन करवाना, ये जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं हम, तो ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम एपोमिक्सिस करवाना चाह रहे हैं, बिना फर्टिलाइजेशन के सीड का फॉर्मेशन करवाना चाह रहे हैं, ये किस तरह का प्रोसेस है, एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह दिखाई दे रहा है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एपोमिक्सिस को हम क्या बोल रहे हैं कि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। और ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसकी मिमिक्री कर रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने की मिमिक्री कर रहा है। इसलिए एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है, क्या लिखा हुआ है कि एपोमिक्सिस is a form of asexual reproduction that mimics sexual reproduction। क्या बोला मैंने कि एपोमिक्सिस एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फॉर्म है, किसका सिनोमिना है, किसका सिनोमिना है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सिनोमिना है, जो क्या कर रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मिमिक्री कर रहा है। क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही तो बिना फर्टिलाइजेशन सीड का फॉर्मेशन हो रहा है, और एपोमिक्सिस और ए गेमोस्पर्मी जो टर्म है उसमें भी हम यही बताना चाह रहे हैं कि विदाउट फर्टिलाइजेशन क्या करना है, सीड का फॉर्मेशन करना है। तो इस प्रोसेस को एपोमिक्सिस बोलते हैं। अब एपोमिक्सिस होगा कैसे, देखो कैसे पॉसिबल है एपोमिक्सिस का होना, यहां पर देखते हैं। एपोमिक्सिस या सॉरी ब्रैकेट में लिख दो ए गेमोस्पर्मी, दोनों का एक ही मतलब है। कब होगा एपोमिक्सिस या ए गेमोस्पर्मी, कि ये तीन कंडीशन में पॉसिबल है। अकर्स एपोमिक्सिस या ए गेमोस्पर्मी अकर्स थ्रू, किसके थ्रू होगा, किस किस के थ्रू होगा, देखो एक तो होगा डिप्लोस्पोरी, क्या टर्म है, डिप्लोस्पोरी। दूसरा है एडवेंटिव एम्ब्रियो, एंड नंबर थर्ड
एपोस्पोरी। क्या बोला मैंने कि डिप्लोस्पोरी, एडवेंटिव एम्ब्रियो और एपोस्पोरी, ये तीनों क्या करने वाले हैं कि इनके थ्रू क्या होगा, हमारा एपोमिक्सिस या एगेमोस्पर्मी होगा। तीनों की तीनों टर्म्स जब हम पढ़ेंगे अभी, तब आपको ये लगने वाली कि सब कुछ मैम ने सिमिलर जैसा बताया। क्या बताया? सिमिलर बताया, लेकिन सब में कुछ ना कुछ डिफरेंस होने वाला है, थोड़ा थोड़ा अंतर होने वाला है। इसलिए आपका पूरा का पूरा फोकस कहाँ होना चाहिए? आपका पूरा फोकस सिर्फ यहीं पर होना चाहिए। अच्छा, एक सेकेंड। चलिए यहीं पे मैं डिप्लोस्पोरी को समझाती हूँ सबसे पहले। सबसे पहले समझिए डिप्लोस्पोरी क्या होता है। डिप्लोस्पोरी में क्या होगा बच्चों? जनरली जब भी क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होगा, मतलब सीड का फॉर्मेशन होगा, तो सबसे पहले क्या चाहिए हमें कि मेल गैमेट चाहिए और फीमेल गैमेट चाहिए। क्या चाहिए? मेल गैमेट चाहिए और फीमेल गैमेट चाहिए। क्योंकि पूरा का पूरा ओव्यूल किसके अंदर कन्वर्ट होता है? सीड के अंदर बदलता है। ओव्यूल किस में चेंज होता है? सीड में चेंज होता है। और ओव्यूल के अंदर ये जो सारा प्रोसेस चल रहा होता है वो कहां पर चल रहा होता है? एम्ब्रियो सेक के अंदर चल रहा होता है। तो एम्ब्रियो सेक बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है कि स्टार्टिंग कहां से होती है? कि एम्ब्रियो सेक की स्टार्टिंग सबसे पहले होती है मेगास्पोर मदर सेल से। कहां से होती है? मेगास्पोर मदर सेल से। कहां से होती है बच्चों? मेगास्पोर मदर सेल से। तो क्या होगा कि डिप्लॉइड एमएमसी, डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल, उसमें क्या होता है हमें पता है कि जनरली अगर मैं बात करूं तो एक डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल होती है। यहां पर देखिए, डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल होती है। इसमें क्या होता है? मियोसिस होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? मियोसिस होते हैं। डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होने के बाद में क्या बनते हैं? हमारे 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स बनते हैं। क्या बनते हैं? 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स बनते हैं। उसमें से 3 माइक्रोपाइलर एंड की तरफ प्रेजेंट मेगास्पोर क्या हो जाते हैं? डीजनरेटेड हो जाते हैं। और लास्ट में क्या होता है कि चेलेजल एंड पर चेलेजल मेगास्पोर्स, एक चेलेजल फंक्शनल मेगास्पोर बचता है। इस चेलेजल फंक्शनल मेगास्पोर में क्या होते हैं आगे जाकर कि इसमें होते हैं माइटोसिस, 3 सिक्वेंशियल माइटोसिस होते हैं। क्या होते हैं? 3 सिक्वेंशियल माइटोसिस होते हैं। तो एक सेल से क्या होते हैं? 2 सेल का फॉर्मेशन हो जाता है, मतलब एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है। फिर माइटोसिस होता है, यही देखा पढ़ के आए हम। तो यहाँ पर 2 न्यूक्लियस ऊपर 2 न्यूक्लियस नीचे बन जाते हैं। फिर एक बार माइटोसिस होता है तो क्या होता है कि यहाँ पर 4 न्यूक्लियस ऊपर की तरफ और 4 न्यूक्लियस क्या होते हैं? नीचे की तरफ बन जाते हैं। फिर इसमें क्या होता है? साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस होगा। साइटोकाइनेसिस होने के बाद में 2 तो सेंटर में आ जाएंगे न्यूक्लियस, और ऊपर की तरफ क्या होता है कि 3 सेल्स बन जाएंगे जिनको हम बोलेंगे 3 एंटीपोडल सेल्स। नीचे की तरफ एक एग सेल और 2 सिनर्जिड सेल का फॉर्मेशन होता है। यानी कि इस तरह से क्या होता है? हमारे एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन हो गया। क्या हो गया? एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन हो गया। तो नॉर्मली क्या होता है कि डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल में पहले मियोसिस होता है। लेकिन जब एपोमिक्सिस हमें करवानी, यानी कि डिप्लोस्पोरी हम करवा रहे हैं, तब क्या होगा कि ऐसा कुछ नहीं होगा। यहां पर क्या होगा कि यहां पे डायरेक्टली ये वाला मामला खत्म हो जाता है। क्या हो जाता है कि मियोसिस नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा कि जब डिप्लोस्पोरी चल रही होगी तब मियोसिस नहीं होगा। मेगास्पोर, डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस का फॉर्मेशन नहीं, मतलब मियोसिस का प्रोसेस नहीं होगा। मियोसिस पूरी तरह से कंप्लीटली गायब हो जाएगा। मियोसिस की जगह डायरेक्टली क्या होगा? यहाँ पे माइटोसिस होगा। और जब एक डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल में माइटोसिस होगा तो आगे ये जितनी भी स्ट्रक्चर बन रही है ये सब क्या बन रही है? डिप्लॉइड बन रही है। तो यहाँ पर एम्ब्रियो सेक भी कैसा होगा? हमारा डिप्लॉइड होगा। तो डिप्लोस्पोरी का क्या मतलब है? डिप्लोस्पोरी का मतलब देखिए, अब आप ये समझ में आया? डिप्लोस्पोरी का मतलब है कि विदाउट फर्टिलाइजेशन ही बोला था हमने एपोमिक्सिस। तो डिप्लोस्पोरी का मतलब है कि विदाउट मियोसिस क्या होगा बच्चों कि डायरेक्ट माइटोटिक डिवीजन होंगे। यहां पर क्या होंगे कि डिप्लोस्पोरी का मतलब है विदाउट मियोसिस क्या हो जाएगा? एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन होगा।
कि एक डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल में बिना मियोसिस के एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन होगा, और जब डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस नहीं होगा, डायरेक्ट उसी से क्या हो रहा है, एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन। अभी समझा? तो ये एम्ब्रियो सेक भी कैसा होगा कि ये एम्ब्रियो सेक होगा हमारा डिप्लॉइड। कैसा होगा? एम्ब्रियो सेक होगा डिप्लॉइड। एम्ब्रियो सेक कैसा होगा? डिप्लॉइड। अब जब एम्ब्रियो सेक डिप्लॉइड है तो एम्ब्रियो सेक के अंदर ये होता है एम्ब्रियो सेक इस तरह से, ये हमारी एक सेल और इसके पास में क्या प्रेजेंट है? दो हमारी सिनर्जिड सेल्स प्रेजेंट है, और ये ऊपर बना दी मैंने 3 एंटीपोडल सेल्स। तो देखिए डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल में बिना मियोसिस के एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन हुआ, तो एम्ब्रियो सेक कैसा है? डिप्लॉइड है। तो यहाँ पर बनने वाली ये जो होगी क्या, हमारी एग सेल, एम्ब्रियो सेक में क्या प्रेजेंट होती है? एग सेल प्रेजेंट होती है, यही है फीमेल गेमेट। तो ये एग सेल भी कैसी होगी? डिप्लॉइड होगी। कैसी होगी? ये एग सेल भी डिप्लॉइड होगी। और इस एग सेल में भी क्या होगा कि ये एग सेल भी बिना फर्टिलाइजेशन के, विदाउट फर्टिलाइजेशन क्या करेगी? एम्ब्रियो फॉर्म करेगी। क्या करेगी? ये एम्ब्रियो को फॉर्म करेगी, और बनने वाला एम्ब्रियो भी कैसा होगा? एम्ब्रियो कैसा होगा? एम्ब्रियो सीड का फॉर्मेशन करेगी, और वो भी कैसा होगा? हमारा डिप्लॉइड होगा। कैसा होगा? डिप्लॉइड होगा। तो हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं? व्हाट इज डिप्लोस्पोरी? कि डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल में बिना मियोसिस के एम्ब्रियो सेक बना, और लास्ट में एम्ब्रियो सेक भी डिप्लॉइड था, तो एग सेल भी डिप्लॉइड है, और एग सेल में भी क्या हुआ? विदाउट फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो का फॉर्म हुआ। तो इसको हम बोलते हैं एपोमिक्टिक डिप्लोस्पोरी। क्या बोलते हैं? एपोमिक्सिस डिप्लोस्पोरी। कि क्या हो रहा है? व्हाट इज एपोमिक्सिस? विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड का फॉर्मेशन करना है। तो विदाउट फर्टिलाइजेशन क्या हुआ है? सीड का फॉर्मेशन हुआ है। किससे? डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल से। तो विदाउट फर्टिलाइजेशन हुआ है, लेकिन उससे पहले क्या हुआ है? इसमें मियोसिस भी नहीं हुआ, यानी कि मियोसिस वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, तो इसको हम बोलेंगे डिप्लोस्पोरी। अब दूसरा हमारा क्या है? एडवेंटिव एम्ब्रियो। क्या है दूसरा? हमें किसके बारे में डिस्कस करना है? एडवेंटिव एम्ब्रियो के बारे में बताना है। किसके बारे में? नंबर 2, एडवेंटिव एम्ब्रियो। एडवेंटिव एम्ब्रियो। एडवेंटिव एम्ब्रियो में क्या होगा कि अभी तो हमने देखा डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल में चल रहा था, मियोसिस नहीं हुआ था, माइटोसिस हुआ था। मियोसिस वाला प्रोसेस खत्म, माइटोसिस हुआ, एम्ब्रियो सेक बन गया। एम्ब्रियो सेक में एक सेल प्रेजेंट थी, उसमें भी क्या हुआ? फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, उसमें डायरेक्ट क्या हो गया? एम्ब्रियो या सीड का फॉर्मेशन हो गया। एडवेंटिव एम्ब्रियो में क्या होता है कि यहाँ पर जो सेल्स हैं वो एग सेल काम नहीं आएगी, डिप्लॉइड मदर सेल नहीं होगी। यहाँ पर क्या होती है? सेल्स ऑफ न्यूसेलस, न्यूसेलस की सेल्स होंगी, या फिर न्यूसेलस की सेल, या फिर क्या हो सकती है? इंटेग्यूमेंट की सेल हो सकती है, इंटेग्यूमेंट सेल हो सकती है। न्यूसेलस की सेल या फिर इंटेग्यूमेंट सेल्स होती हैं। अब ये क्या करेंगी? ये करेंगी एम्ब्रियो का फॉर्मेशन, यानी कि अब एम्ब्रियो सेक में एम्ब्रियो सेक के अंदर नहीं हो रहा है किसका? एम्ब्रियो का फॉर्मेशन। एम्ब्रियो सेक के अंदर नहीं हो रहा है एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कि भाई एग सेल से उसको क्या करवाना है? हमें फर्टिलाइज करवाना है और वहां पर आगे जाके एम्ब्रियो होगा। नहीं, अब यहाँ पे हमने जो सेल ली है वो मेगास्पोर मदर सेल नहीं ली है या एग सेल नहीं ली है, हमने ली है न्यूसेलस की सेल या फिर इंटेग्यूमेंट्स की सेल। न्यूसेलस क्या होता है आपको पता है? एम्ब्रियो सेक के बाहर की तरफ जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने वाली सेल्स होती हैं वो न्यूसेलस सेल्स होती हैं। और उसके बाद ओव्यूल के स्ट्रक्चर में हमने देख रखा है कि आउटर इंटेग्यूमेंट या इनर इंटेग्यूमेंट प्रेजेंट होते हैं, यानी कि वहां पर क्या प्रेजेंट होते हैं? ओव्यूल के इंटेग्यूमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर हमने या तो इंटेग्यूमेंट की सेल ली है या फिर न्यूसेलस की सेल। इंटेग्यूमेंट की सेल भी कैसी होती है? डिप्लॉइड होगी। इंटेग्यूमेंट की सेल डिप्लॉइड होती है, सेल्स ऑफ न्यूसेलस की सेल्स भी कैसी होती है? डिप्लॉइड होती है। अब इनके अंदर क्या होगा कि इनके अंदर भी मियोसिस नहीं होगा। क्या होगा? मियोसिस नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा कि डायरेक्ट क्या हुआ? डायरेक्ट क्या हुआ? माइटोटिक डिवीजन होगा। क्या होगा? डायरेक्ट माइटोटिक डिवीजन होगा, यानी कि
माइटोसिस होगा, मियोसिस नहीं होगा। यहाँ पर डिप्लॉइड सेल थी, डिप्लॉइड सेल में ही हमने क्या किया है, मियोसिस सॉरी माइटोसिस करवा दी है और क्या बना दिया हमने, एम्ब्रियो बना दिया। तो डिप्लॉइड सेल में मियोसिस करवाने के डिप्लॉइड सेल में मियोसिस तो नहीं करवाया, माइटोसिस करवा दिया, तो बनने वाला एम्ब्रियो भी कैसा होगा, डिप्लॉइड होगा। कैसा होगा, डिप्लॉइड होगा। अब देखिए इस एम्ब्रियो में आगे जाके क्या होगा कि इसी को हम क्या बोलते हैं, नॉन एज एडवेंटिव एम्ब्रियोस। जो क्या है, डिप्लॉइड है। यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर से आपको बताती हूँ। देखिए क्या बोला मैंने कि हम ओव्यूल में अंदर यहाँ पर एम्ब्रियो सेक के अंदर डिवीजन नहीं करवा रहे हैं, जो एडवेंटिव एम्ब्रियो हम बना रहे हैं उसमें क्या होता है कि न्यूसेलस कहाँ पे प्रेजेंट होता है, एम्ब्रियो सेक के बाहर की तरफ प्रेजेंट होता है और इंटेग्यूमेंट्स प्रेजेंट होते हैं उसके बाद। तो या तो न्यूसेलस की सेल्स होंगी या फिर इंटेग्यूमेंट की सेल्स होंगी और उनमें डायरेक्ट माइटोटिक डिवीजन करवा के हम क्या बना देंगे, एम्ब्रियो बना देंगे। और ये जो डायरेक्ट माइटोटिक डिवीजन करवा के हमने एम्ब्रियो बनाया है न्यूसेलस की सेल्स या फिर इंटेग्यूमेंट की सेल्स में, उसको ही हम क्या बोलते हैं, एडवेंटिव एम्ब्रियो बोला जाता है। क्या बोला जाता है, दिस डायरेक्ट एम्ब्रियो नॉन एज एडवेंटिव एम्ब्रियो टू डिवाइड न्यूक्लियस सेल्स और इंटेग्यूमेंट सेल्स के अंदर डायरेक्ट माइटोटिक डिवीजन करवा के। अब ऐसा नहीं है यहाँ पे कि सिर्फ और सिर्फ क्या होगा
कि भैया ये एडवेंटेड एम्ब्रियो ही बनाने का काम करेगा। जो जनरली क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है जिसमें एग सेल किसके साथ में, मेल गैमेट के साथ फर्टिलाइज करके फर्टिलाइजेशन करती है। एपोमिक्टिक जैसी एपोमिक्टिक प्रोसेस जहां भी हो रहा होगा, एपोमिक्सिस हो रहा होगा, वहां पे नॉर्मल फर्टिलाइजेशन भी चलता है उन प्लांट्स के अंदर। ऐसा नहीं कि उनमें नॉर्मल फर्टिलाइजेशन नहीं चलता, लेकिन कुछ ये साथ के साथ में, कुछ में होता है, ऐसा नहीं हर जगह ऐसा होगा। कुछ प्लांट्स में क्या होता है कि साथ के साथ ये एपोमिक्सिस भी चलती रहती है। अब एडवेंटिव एम्ब्रियो में ही देख लो कि यहाँ पे क्या हुआ है कि सेल्स ऑफ न्यूसेलस में क्या हुआ, डायरेक्ट माइटोटिक डिवीजन करवा के एम्ब्रियो बन गया, और यहाँ पे बहुत सारे एम्ब्रियो सेल्स ऑफ न्यूसेलस में क्या हो गए, बन चुके हैं, जिनको हम बोल रहे हैं एडवेंटिव एम्ब्रियो। यहाँ पे पोलन ट्यूब आएगी, पोलन ट्यूब इस एग सेल से जर्मिनेट करेगी, तो अंदर की तरफ एक्चुअल जो जाइगोट होना चाहिए, एक्चुअल फर्टिलाइजेशन के बाद में जाइगोट, और जाइगोट से जो एम्ब्रियो बनता है वो भी यहाँ पर बनेगा। लेकिन यहाँ पर एक्चुअल जाइगोट के अलावा क्या होता है कि एक्चुअल जाइगोट नहीं, एक्चुअल एम्ब्रियो के अलावा भी क्या होता है, कुछ एक्स्ट्रा एम्ब्रियो बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे एम्ब्रियो प्रेजेंट होते हैं किसी सीड में, तो हम इसको क्या बोलते हैं, एडवेंटिव एम्ब्रियो बोलते हैं। जैसे कि मैं बात करूं कि न्यूसेलस के सेल से बन रहा है, तो हम इसको बोलेंगे न्यूसिलर पॉली एम्ब्रियो कंडीशन, तो जो किसमें होती है, सिट्रस एंड मैंगो में भी होती है। लेकिन ऐसा नहीं कि सभी सिट्रस और मैंगो में होती है, कुछ प्लांट्स में देखने को मिलती है। यानी कि ऑरेंज, लेमन एंड मैंगो, सिट्रस में ऑरेंज और लेमन हम दोनों को काउंट करते हैं। अब क्या हुआ कि एक साइंटिस्ट था, साइंटिस्ट ने देखा सिट्रस, उसने ऑरेंज का फ्रूट लिया, ऑरेंज का एम्ब्रियो देखा, उसने देखा कि ऑरेंज के अंदर, ऑरेंज के सीड के अंदर तो बहुत सारे एम्ब्रियो हैं, मैंगो के सीड के अंदर तो बहुत सारे एम्ब्रियो हैं। अब एक से ज्यादा एम्ब्रियो का प्रेजेंस होना, इस कंडीशन को हम बोलते हैं पॉली एम्ब्रियो कंडीशन। क्या बोलते हैं, पॉली एम्ब्रियो कंडीशन, कि एक से ज्यादा एम्ब्रियो प्रेजेंट है तो पॉली एम्ब्रियो कंडीशन। कि सीड के अंदर क्या है, एक से ज्यादा एम्ब्रियो प्रेजेंट है, मेनी एम्ब्रियो है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, पॉली एम्ब्रियो बोलेंगे। और ये पॉली एम्ब्रियो ऐसा नहीं है कि किसी सीड में जरूरत से ज्यादा एम्ब्रियो होंगे तो वो हमें दिखाई नहीं देते। आप हर एक आम की जो गुठली होती है ना, उसको तोड़ के अंदर से नहीं देखते कि उसमें कितने एम्ब्रियो है। और ऐसा नहीं कि हर एक मैंगो में ऐसा होगा, कुछ कुछ में होता है, कुछ प्लांट्स में होती है ये कंडीशन, ठीक है। कभी कभी देखने को मिलेगी, कुछ प्लांट्स में भी कभी कभी देखने को मिलेगी, सिट्रस मैंगो में हमेशा देखने को नहीं मिलेगी पॉली एम्ब्रियो कंडीशन। कि यहाँ पे क्या हुआ कि जो एक्चुअल जाइगोट मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद में एक्चुअल जाइगोट बनने के बाद जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो सैक के अंदर, वो तो हो ही रहा है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, सेल्स ऑफ न्यूसेलस में या फिर इंटेग्यूमेंट सेल्स के अंदर भी क्या हो रहा है, कुछ एम्ब्रियो के फॉर्मेशन हो रहे हैं, पॉली एम्ब्रियो कंडीशन देखने को मिल रही है, तो इसको हम बोल रहे हैं एडवेंटिव एम्ब्रियो। अब इसका कोई ज्यादा ऐसा इफेक्ट नहीं होता है, क्यों, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जरूरत से ज्यादा एम्ब्रियो बन पा रहे हैं तो सारे के सारे एम्ब्रियो की क्वालिटी क्या है, अच्छी है। क्वालिटी के ऊपर एम्ब्रियो डिपेंड करता है, क्वालिटी तो एक ही, एक्चुअल एम्ब्रियो तो एक ही रहेगा। ये जो फालतू के एम्ब्रियो है ना, एक्स्ट्रा एम्ब्रियो, पॉली एम्ब्रियो कंडीशन हुई है, उनसे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, एक्चुअल एम्ब्रियो तो एक ही रहेगा। क्योंकि ये इतने सारे जो एम्ब्रियो यहाँ पर बने, इनकी क्वालिटी, इनकी वाइबिलिटी बहुत अच्छी होगी, ये जरूरी थोड़ी ये वाइबल होंगे, ये जरूरी नहीं है। तो इस कंडीशन को हम क्या बोल रहे हैं, एडवेंटिव एम्ब्रियो। लास्ट में डिप्लोस्पोरी में हमने क्या देखा था, डिप्लोटिक मेगास्पोर मदर सेल में क्या हुआ था, मियोसिस नहीं होकर माइटोसिस हुआ था, और वहां पर बिना फर्टिलाइजेशन के सीड का फॉर्मेशन हुआ था। यहाँ पे एडवेंटिव एम्ब्रियो में क्या हो रहा है कि न्यूसेलस सेल्स में मियोसिस नहीं हो रहा, माइटोसिस हो रहा है, डिप्लॉइड एम्ब्रियो बन रहा है, और इसी डिप्लॉइड एम्ब्रियो को हमने क्या बोला है, एडवेंटिव एम्ब्रियो। यानी कि एडवेंटिव एम्ब्रियो वाली कंडीशन में इस एपोमिक्सिस में हम क्या करवा रहे हैं, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करवा रहे हैं, डायरेक्ट एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करवा रहे हैं। लास्ट हम देखते हैं किसके बारे में, लास्ट था हमारी एपोस्पोरी। क्या है हमारी लास्ट, एपोस्पोरी के बारे में। अब देखिए एपोस्पोरी में क्या होता है, न्यूसेलस की सेल्स लेंगे यहां पर भी हम, जो कि कैसी होती है, डिप्लॉइड, या फिर हम लेंगे इंटेग्यूमेंट सेल्स। अब इनके अंदर क्या करवाना है हमें, हमने लास्ट में भी यही ली थी, कंफ्यूज नहीं होना, अभी मैं समझाऊंगी दोनों में फर्क क्या है। इनके अंदर क्या हुआ,
देखिए एपोस्पोरी में क्या हो रहा है, एपोस्पोरी में ये हो रहा है कि न्यूसेलस सेल्स या फिर इंटेगुमेंट सेल्स में मियोसिस नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है, मियोसिस नहीं हो रहा है। मियोसिस नहीं हो रहा तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर हो रहा है माइटोसिस। क्या हो रहा है, माइटोसिस। सेल्स ऑफ न्यूसेलस या फिर इंटेगुमेंट सेल्स में नो मियोसिस का मतलब है मियोसिस नहीं हो रहा है, माइटोसिस हो रहा है। और क्या बन रहा है, एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन हो रहा है। अब डिप्लॉइड एम्ब्रियो सेक में जो एग सेल प्रेजेंट होगी वो भी कैसी होगी, डिप्लॉइड होगी, क्योंकि मियोसिस तो हुआ नहीं, माइटोसिस हुआ है न्यूसेलस सेल्स में, तो ये सेल डिप्लॉइड थी, तो एम्ब्रियो सेक भी कैसा होगा, डिप्लॉइड होगा। और इस एम्ब्रियो सेक में प्रेजेंट एग सेल भी कैसी होगी, डिप्लॉइड होगी। और इस डिप्लॉइड एग सेल में विदाउट फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एपोस्पोरी। क्या बोलते हैं, एपोस्पोरी कंडीशन। अब देखिए ऐसा नहीं समझना है कि लास्ट वाले में भी तो यही करवाया था, लास्ट वाले में ये नहीं करवाया था। लास्ट वाले एडवेंटिव एम्ब्रियो, जहां एम्ब्रियो टर्म आ जाएगी वहां सीधा एम्ब्रियो बनाया है। लेकिन एपोस्पोरी में हमने क्या करवाया, एपोस्पोरी में एम्ब्रियो बाद में बना है, पहले एम्ब्रियो सेक बनाया गया है। यहाँ पर क्या किया है, एम्ब्रियो सेक बनाया है। तो इस तरह से हम एपोमिक्सिस करवा सकते हैं। यानी कि कैसे कैसे, या तो डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस मत होने दो, क्या होने दो, उसमें डायरेक्ट माइटोसिस करवा दो। माइटोसिस करवाने के बाद में डिप्लॉइड सेल बन जाएंगे एम्ब्रियो सेक के अंदर। और उस एग सेल जो एम्ब्रियो सेल में डिप्लॉइड एग सेल प्रेजेंट है, उसमें बिना फर्टिलाइजेशन जब हम क्या करवाएंगे, बिना फर्टिलाइजेशन क्या करवाएंगे, हम उसको डेवलप करवाएंगे, तो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाएगा। दूसरा एडवेंटिव एम्ब्रियो में क्या किया कि सेल्स ऑफ न्यूसेलस या और इंटेगुमेंट की सेल्स में भी क्या हो सकता है कि भैया एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो सकता है। वहां पर भी क्या करना है आपको कि माइटोसिस करवाना और डायरेक्ट एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करवाना है। एपोस्पोरी में भी क्या करवा रहे हैं कि सेल्स ऑफ न्यूसेलस वगैरह में मियोसिस नहीं करवा रहे, माइटोसिस करवा के एम्ब्रियो सेक बनवा रहे हैं। और इस एम्ब्रियो सेक में प्रेजेंट डिप्लॉइड एग सेल का हम क्या कर रहे हैं कि बिना फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करवा रहे हैं, तो इसको हमने क्या बोला है, एपोस्पोरी। अब सोचो इतना दिमाग क्यों लगाया होगा, दिमाग लगाने की जरूरत क्या थी भाई, एपोमिक्सिस करवाना क्यों था, पॉली एम्ब्रियो कंडीशन क्यों हमें पैदा करनी थी, क्योंकि हमें क्या करवाना है कि यहाँ पर हाइब्रिड सीड्स का फॉर्मेशन करना है। क्या करना है, बिना फर्टिलाइजेशन हाइब्रिड सीड का फॉर्मेशन करना है, किसानों को बचाना है। क्योंकि हाइब्रिड जो फसलें होती है वो बहुत महंगी आती है, पहले तो आपको ही पता होना चाहिए। हाइब्रिड सीड जो होते हैं ना वो बहुत महंगे आते हैं। हाइब्रिड सीड को एक साल लेके आते हैं, जैसे मैं लेके आ गई, मैंने आज बोया, उसको अच्छा प्रोडक्शन हो गया, तो ऐसा नहीं हो सकता कि मैं उसमें से 100 बोरियों का प्रोडक्शन हुआ है, 100 बोरी गेहूं बने तो उसमें से मैं 1 बोरी रख लूंगी कि अगले साल मैं इसको उगाऊंगी। ना 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 ना, हाइब्रिड जो होते हैं सीड्स उनको हर साल नए खरीदने पड़ते हैं। क्यों, क्योंकि साइंटिस्ट इतना दिमाग लगा चुके हैं, दुनिया भर की देश दुनिया की अलग अलग जो लेबोरेटरीज हैं उसमें क्या हो रहा है, काम चल रहा है, देखा जा रहा है कि एक्चुअल में एपोमिक्टिक जीन है कौन सा। अगर एपोमिक्टिक जीन साइंटिस्ट के हाथ में लग जाए तो हाइब्रिड सीड बनाना बहुत इजी हो जाएगा। और जब हाइब्रिड सीड बनने लग जाएंगे तो हमें पता है कि हम जो आजकल खाने में खा रहे हैं, हमारा मोस्टली जो फूड है, जो मोस्टली वेजिटेबल्स है, वो क्या है, हाइब्रिड सीड से बनी हुई है। क्योंकि किसानों को कम टाइम में ज्यादा प्रोडक्शन चाहिए, उनको फायदा चाहिए, ठीक है। इस वजह से हाइब्रिड सीड, हाइब्रिड कल्टीवेशन की तरफ हम लोग क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, क्यों, क्योंकि हर साल नए हाइब्रिड सीड खरीदने पड़ते हैं जो किसानों के लिए बहुत महंगे हैं, उनका अफोर्ड करना इजी नहीं है उस चीज को। इसलिए साइंटिस्ट क्या करना चाह रहे हैं कि इस तरह का एक एपोमिक्सिस करवाया जा सकता है। एपोमिक्सिस की प्रोसेस के थ्रू हम बिना फर्टिलाइजेशन सीड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। लेकिन उस एपोमिक्सिस के लिए जो एक्चुअली हमें जीन चाहिए, जिसको हम एपोमिक्टिक जीन बोलते हैं, इसके पीछे का जेनेटिक्स क्या है कि एपोमिक्सिस करवाने के लिए जो एपोमिक्टिक जीन की रिक्वायरमेंट होती है उसका जेनेटिक मैकेनिज्म कैसा होता है, ये अभी साइंटिस्ट को पता नहीं है। उसका जेनेटिक मैकेनिज्म जानने के लिए इतनी सारी कोशिशें की जा रही है, मेहनत की जा रही है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि वो कैसे, अगर मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू बात करूं तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैं 2 प्योरली हाइब्रिड जीनोटाइप वाले 2 प्लांट्स ले रही हूँ, ठीक है। प्योर हाइब्रिड जीनोटाइप वाले मैंने 2 प्लांट लिए, जिसका एक का जीनोटाइप क्या है, कैपिटल पी एंड एक का जीनोटाइप है स्मॉल पी। इन दोनों के बीच में क्या हुआ, क्रॉस मतलब फर्टिलाइजेशन करवाया हमने, दोनों के बीच में फर्टिलाइजेशन हुआ। तो F1 जनरेशन में क्या होगा, आधे जीन्स इसके आएंगे, आधे जीन्स इसके आएंगे। तो यहाँ पर जो पहली, ये क्या है, हमारी F1 पीढ़ी है, क्या है, हमारी F1 जनरेशन है। इस F1 जनरेशन में जो भी होंगे सारे के सारे क्या सीड्स जो हैं वो क्या है, 100% हाइब्रिड है,
क्योंकि हमने हाइब्रिड जीनोटाइप लिया था, हाइब्रिड जीनोटाइप वाले प्लांट लिए थे, प्योरली हाइब्रिड जीनोटाइप वाले प्लांट लिए, और उसमें क्या किया हमने कि फर्टिलाइजेशन करवाया, तो जो F1 जनरेशन आई उसमें क्या हुआ, 100% हाइब्रिड वाले हमें प्लांट मिले, हाइब्रिड वाली क्रॉप मिली। अब क्या हो रहा है कि सेकेंड जनरेशन मुझे बनानी है, क्या करनी है कि मैं इनकी सेल्फिंग करवाने की कोशिश कर रही हूँ। अब आगे मैं क्या करवा रही हूँ, इसकी सेल्फिंग करवा रही हूँ। इनकी आपस में ये जो बनाया है मैंने F1 जनरेशन बनाया है, तो मान लो इसमें 100 बोरी बने, 100 बोरी सीड्स बने, 100 बोरी की फसल हुई, 100 बोरी में से 99 बोरी मैंने बेच दी, एक बोरी को मैंने रख लिया। अब इस एक बोरी को मैंने अगले साल क्या किया, खेतों में फेंक दिया कि भैया मुझे तो इसी सीड को यूज करना है। तो सेल्फिंग करवाने के बाद में क्या होगा कि इसकी सेल्फिंग होगी कैपिटल P स्मॉल p इनटू कैपिटल P एंड स्मॉल p। तो देखिए आगे क्या होता है, कैपिटल P स्मॉल p, कैपिटल P और स्मॉल p। तो कैपिटल P कैपिटल P, कैपिटल P स्मॉल p, कैपिटल P स्मॉल p, कैपिटल P स्मॉल p, कैपिटल P कैपिटल P, कैपिटल P स्मॉल p, इससे कैपिटल P स्मॉल p और ये स्मॉल p स्मॉल p। तो क्या हुआ, F2 जनरेशन में हमने देखा कि 50% क्या हुआ है, हाइब्रिड मिला है, 50% हाइब्रिड्स हमें मिल गए। क्या हो रहा है कि मैंने एक प्योरली हाइब्रिड जीनोटाइप वाले दो प्लांट लिए, आपस में उनका क्या करवाया, फर्टिलाइजेशन करवाया। तो जो फर्स्ट जनरेशन थी उसमें कंप्लीटली जो मुझे क्रॉप मिली है वो 100% हाइब्रिड है। अब मैंने उस 100% हाइब्रिड की आधे से ज्यादा चीजें बेच दी, लास्ट में कुछ सीड्स रख लिए कि अगले साल काम आएंगे। नेक्स्ट ईयर जब मैं ये 100% हाइब्रिड वाली F1 पीढ़ी को, F1 जनरेशन को क्या करवा रही हूँ, आपस में सेल्फिंग करवा रही हूँ, यानी कि इसके सीड्स के बीच में, इसके सीड्स को मैं क्या करना चाहती हूँ कि मैं इनसे खेती करना चाहती हूँ। तो मैं देखूंगी कि सेल्फिंग करवाने के बाद में जो F2 जनरेशन है उसमें क्या होगी कि जो क्रॉप आएगी वो सिर्फ 50% हाइब्रिड होगी, 50% क्या होगी, नॉर्मल होगी। किसान जो था पहले फर्स्ट जनरेशन में बेचारा जैसे तैसे, क्योंकि हाइब्रिड सीड्स इतने महंगे आते हैं, जैसे तैसे करके उसने पैसे इकट्ठे किए और वो क्या करने लग गया, हाइब्रिड सीड लेके आया। तो उसने जैसे ही हाइब्रिड सीड को यूज किया उसने देखा कि बहुत अच्छा प्रोडक्शन हुआ है, तो उसको लालच आ गया कि अरे यार मैं अगले साल मार्केट से नए क्यों लेके आऊं, मैं इन्हीं सीड में से एक बोरी रख लेता हूँ, इन्हीं सीड्स को यूज करूंगा। उसने जब सिमिलर सीड्स को नेक्स्ट ईयर यूज किया तो F2 जनरेशन में जो हाइब्रिड क्वालिटी थी वो कितनी रह गई, 50%, यानी कि नुकसान हो गया, सिर्फ 50% प्रोडक्शन हुआ, 50% प्रोडक्शन हुआ ही नहीं। तो जब भी हाइब्रिड जनरेशन के सीड्स को हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, और अगर हर साल हम नए सीड्स नहीं खरीदेंगे तो क्या होगा, F1 जनरेशन में तो 100% हाइब्रिड सीड्स हमें मिलेंगे, 100% हाइब्रिड सीड मिलेंगे, लेकिन F2 जनरेशन में क्या होता है कि ये 50% रह जाएगा। फिर ये क्या होगा, ये रेशियो जो ये सीड का रेशियो है ये क्या हो जाएगा, कम होता चला जाएगा। F3 जनरेशन में 25%, F4 जनरेशन में 12.5%, F5 जनरेशन में कितना 6.25% रह जाएगा। यानी कि आपको हर साल क्या करना है कि आपको हर साल न्यू हाइब्रिड सीड खरीदने पड़ेंगे। साइंटिस्ट इस पे काम कर रहे हैं, किस पे, हाइब्रिड विगर पे काम कर रहे हैं कि ऐसा कौन सा जीन है
जिसको जो क्या कर रहा है, एपोमिक्सिस का प्रोसेस करवा रहा है, जिसके थ्रू यानी कि एपोमिक्सिस करवा के एपोमिक्सिस के प्रोसेस में जो जेनेटिक मैकेनिज्म है वो किस जीन की है, जिसको हम बोल रहे हैं एपोमिक्सिस के जेनेटिक मैकेनिज्म को देखना चाहते हैं, यानी कि एपोमिक्टिक जीन को हम देखना चाहते हैं। अगर वो साइंटिस्ट को मिल जाए तो क्या करेंगे साइंटिस्ट, देखो इधर साइंटिस्ट क्या करेंगे, इस एपोमिक्टिक जीन के पता होने के बाद में, क्योंकि मेहनत तो है ही नहीं, बिना फर्टिलाइजेशन सीड का फॉर्मेशन कर रहा है भैया जो, और एज इट इज कर रहा है। अगर डिप्लॉइड सेल थी तो डिप्लॉइड से डिप्लॉइड बन रहा है, प्लॉइडी लेवल वगैरह कुछ भी चेंज नहीं हो रहा। तो एपोमिक्टिक जीन अगर साइंटिस्ट को मिल जाए तो ये एपोमिक्टिक जीन को यूज करके क्या करेंगे, हाइब्रिड क्रॉप का फॉर्मेशन करेंगे, हाइब्रिड क्रॉप बनाएंगे। मान लो हाइब्रिड क्रॉप में हमें कैपिटल पी स्मॉल पी यही जीनोटाइप चाहिए था, तो ये हमें मिला। और क्या होगा कि फिर आगे जितने भी फसल बनेंगी वो कैपिटल पी स्मॉल पी होगी, यानी कि एपोमिक्स होंगे। क्या होंगे कि भैया सिमिलर हमने जीन लिया है तो एपोमिक्स बनेंगे। और आगे क्या होगा कि इस तरह से कभी भी एक किसान जब एक बार हाइब्रिड सीड खरीद लेगा तो उसको हर साल सीड खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसानों के लिए बहुत इजी चीजें हो जाएंगी। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में एपोमिक्सिस बहुत इजी सा चैप्टर है, मतलब सॉरी टॉपिक है, बस आपको समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग करना और जो मैंने समझाया नोट्स को अच्छे से देखना, और लेक्चर तो आप देख ही रहे हो तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा व्हाट इज एपोमिक्सिस। मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम किसके बारे में, पॉलीएम्ब्रियो, पार्थेनोजेनेसिस, पार्थेनोकार्पी। ये एक तरह से देखा जाए तो बिना फर्टिलाइजेशन जो हम सीड का फॉर्मेशन कर रहे हैं ना, इसको हम क्या बोलते हैं, पार्थेनोकार्पी बोलते हैं। पार्थेनोकार्पिक सीड्स में ऐसा क्या होता है कि बिना फर्टिलाइजेशन फ्रूट का फॉर्मेशन हो जाता है, बिना फर्टिलाइजेशन, बिना सीड का फॉर्मेशन हुए। ठीक है, तो पॉलीएम्ब्रियो, पार्थेनोजेनेसिस, पार्थेनोकार्पी और कुछ डिफरेंट टाइप के सीड्स जिसमें फॉल्स फ्रूट और सीड्स की हम बात करेंगे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में हमारा इस टॉपिक जो है, ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तब तक के लिए आप अच्छे से एनसीईआरटी की रीडिंग कीजिए और टॉपिक को अच्छे से समझते चलिए, बहुत इजी चैप्टर है क्योंकि। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।